संजय कैंप दिल्ली के डिप्लोमेटिक हब कहे जाने वाले चाणक्यपुरी में बसा एक छोटा सा स्लम। यूं तो संजय कैंप विदेशी एम्बेसीज और सरकारी भवनों से घिरा हुआ है, फिर भी ये उन सब से कोसों दूर है। यहाँ लोग रोज लड़ाई लड़ते हैं बुनियादी ज़रूरतों की, बेहतर जीवन की, जीने की। और यहीं रहता है करण। मैं संजय कैंप में रहता हूँ। मेरी 13 साल उम्र है। ये पार्टी में ऐसे चावल को लेते कच्चे कच्चे लग रहा है, घोल बना दिया हो, अच्छे नहीं है। शादी में तो अच्छे खाना बनता है, ये तो ऐसे ही है कच्चे चावल जैसे। मत जाया कर, कुछ हो जाएगा खा में खा। 2 पैसे के चक्कर से जाता है, कुछ भी नहीं होता। अभी कुछ यहाँ पर काम वाम तो कर नहीं सकता मैं, क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ। मैं अब घर में थोड़ा बहुत परेशानी चल रही है। अमित क्या है, अमित क्या अपने कमाते हैं, अपने नशे में उड़ा देते हैं, तो इस वजह से मैं तो अब यहीं पर ही वहाँ पर जाता हूँ। शादियों में से पैसे वैसे करता हूँ। वो लोग उड़ाते हैं ना, तो उससे हम लोग लूट लेते हैं, तो वही पैसे से मैं घर का वो करवा देता हूँ। दूध पानी होता है ना, मम्मी का बेड़ी का बंडल होता है, ये सब थोड़ा बहुत करते हैं। तो हम लोग फिर वो करते हैं, तो मम्मी को दे देता हूँ मैं पैसे। ले मम्मी लिया, तू भी अपने कर ले, घर में दूध पानी भी लिया, तो ले आता हूँ मैं, दे देता हूँ मम्मी को, ले आती है मम्मी अपने। फिर कल तारीख थी मेरी, तो इस वजह से मैंने कहा मम्मी तू चिंता मत ले, कल तारीख है मेरी, तो मैं ना कुछ करूंगा, वहीं से ले आऊंगा, देखूंगा मैं वहीं से। तो मम्मी ने बोला ठीक है चले जा, लेकिन जल्दी आ जियो। तो देखिए उस बच्चे पे तो रोज का प्रेशर है ना। एक हफ्ता अगर वो एक दिन भी कमा के लाएगा तो वो रोज की एक्सपेक्टेशन है कि मतलब इतने दिन का इंतजाम हो जाता है। तो सिर्फ खाने के लिए नहीं कमा रहा है, खाने से ऊपर नशा हो जाता है जिसके लिए वो कमा रहा होता है। शुरुआत में खाना होता है, बाद में वो कुछ और चीज बन जाती है, क्योंकि नशा सारा खाना, भूख प्यास सब खत्म कर देता है। क्या कर रहा है? अब मैं कहीं काम पे निकल जाऊं, कोई काम देखने लग जाऊं, तो फिर ये घर में दोनों लड़ के पागल हो जाएंगे। ये लड़ते बहुत हैं दोनों, एक दूसरे में मार पिटाई बहुत करते हैं, तो फिर डर लगा रहता है, तो मैं भी नहीं निकल पाती कहीं। घर में कोई ना कोई एक जना सियाना होना चाहिए। मैं वहाँ पर जाके लूट तो लेता हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कोई लड़के लोग आ जाते हैं ना बाहर के, तो वहाँ से है ना, तो हमसे पैसे छीनने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं पुलिस वालों को बोल देता हूँ, वो कहते हैं कि बाद में बताऊंगा, जिस दिन आऊंगा उस दिन तो पुलिस वाले हो ही जाना हो, उस दिन तो मैं तेरे को बताऊंगा। मैंने ठीक है भाई, जो बोलेगा उस टाइम ही बोल लियो, अभी तो पैसे वैसे छीनियो मत। तो पैसे वैसे छीन लेता है। तो मैंने उस दिन भी 3000 रुपए लूटे थे, तो बंदों ने मेरे से पूरे छीन लिए थे। मेरे पे 100-200 रुपए बचाए थे, तो मैंने तो मम्मी को दे दिए लाके। अब वही बचे पैसे, मतलब हमने केजी पास करी, फिर नर्सरी पास करी, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर फिफ्थ में जैसी आए ना, वैसे हम लोग बॉयज में पहुंच गए। तो थोड़ा पापा की हालत डाउन हो गई थी, तो इस वजह से जा नहीं पाया वर्दी की वजह से। 5वीं क्लास पास है, और फिर इस घर में हालत ऐसे बुरे हो गए थे, जो पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इनने भी गुस्से में जो है बस्ता फेंक दिया कि मुझे नहीं करनी पढ़ाई, क्योंकि वर्दी नहीं थी उसकी। इसका पापा बुजुर्ग था, सांस फूलती थी, ऑटो चलाते थे, उससे भी पैसे नहीं हो पाए, तो इसने छोड़ दी पढ़ाई गुस्से में। अब एक नाम लिखाना है। एक ठीक ठाक स्कूल में पढ़ रहा था, और उस स्कूल में पढ़ते पढ़ते उसके पेरेंट्स में उसके पापा की तबीयत खराब हो गई। वो अपनी बेसिक उस चीज को प्रोवाइड नहीं कर पाया। इंस्पायर्ड की उस हमारी स्कीम्स हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद वो उस कंडीशन को सरवाइव नहीं कर पाया। तो जब वो वहां नहीं कर पाया, तो वहां से निकल के जब वो अपनी फैमिली को
टेक केयर करता है। तो एक तो बैकग्राउंड हो गया कि चलो पापा की तबीयत खराब है, फाइनली पापा भी उसके ही पास रहे। तो अब जब उनकी डेथ हो जाती है तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मम्मी भी कुछ नहीं कर रही हैं, मम्मी को ऑलरेडी नशे की आदत है, चाहे जिस तरह का भी नशा है उनको अपने नशे की आदत है, बाकी सारे लोगों को भी नशे की आदत है। तो वो एक पूरा ऐसा चेन बना है कि वो जैसे बच्चे उसमें फंसते जाते हैं। अब करेंगे क्या? सबसे इजी चीज होती है किसी की तरीके से चोरी या किसी को ठग के आप पैसा कमा लेते हो। तो ऐसे आपको उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे बच्चे दिखेंगे जो इस तरह की हरकतों में घुसे हैं। वो छोटा सा बच्चा 13 साल का, उसको आज ये लगता है कि बड़ा भाई अगर नौकरी नहीं कर रहा तो मैं कहीं कुछ करूं। तो और वो इतना बड़ा नहीं हो गया कि उसको कॉन्सिक्वेंसेस समझ आ जाए अपने एक्शंस के। उसको ये नहीं पता होता कि मैं ये काम करूंगा तो ये गलत माना जाएगा, मेरे को जेल भेजा जा सकता है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में बच्चे बिगड़ने के चांसेस रहते हैं। तो मतलब अभी दोस्तों यारों के संग मैं थोड़ा गया था सफदरजंग की साइड, तो उन्होंने एक अंकल के वो थोड़ा गला वाला दबा के पैसे छीन लिए थे, तो मैं बंद हो गया था। पहले भी कुछ ऐसे ही करा था, इस वजह से मैं जा नहीं रहा था, लेकिन मैं उनके संग भड़काऊ में आके चले भी गया। फिर वहां पर जाके उन्होंने फिर ऐसा कर दिया, मेरे को पता नहीं। फिर ये लोग आके सुबह सुबह पुलिस वाले आ गए उठाने हमें। और अच्छे स्कूल में पढ़ने के बावजूद स्कूल ड्रॉप आउट होते हैं, क्योंकि एक तो उस स्कूल का पीयर प्रेशर नहीं ले पाते, ये भी एक सच्चाई है। क्योंकि एक पर्टिकुलर स्कूल, जो जिस स्कूल में भी वो जा रहे थे, मैं नाम नहीं लूंगी, अच्छे स्कूल्स में जा रहे हैं, लेकिन उस स्कूल का अपना भी एक माहौल है। उस पीयर प्रेशर को झेल पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो वो बच्चा डबल प्रेशर से जी रहा है। एक तो अपने बैकग्राउंड का प्रेशर है, दूसरा एक एक्सट्रीमली अलग बैकग्राउंड है। तो वो दो बैकग्राउंड के साथ कैसे जीता होगा, उस बच्चे की कितनी अपने आप में एक मनोदिशा क्या रहती होगी कि ये भी झेल रहा है और वो भी झेल रहा है, और इन दोनों के बीच में उसके अंदर सिर्फ कंपैरिजन है। कब से रह रहे हैं आप यहाँ? 25 साल हो गए। अच्छा, 25-26 साल ऐसे। जो शादी होके ही आए थे आप लोग यहाँ? मेरी शादी नहीं हुई, अच्छा, ऐसे ही मतलब घर से भागी हुई थी 12 साल की उम्र में। तो 1 साल मैंने काम किया यहीं कोठियों में, उसके बाद में फिर काम छूट गया तो मैं रोड पे आ गई। अब रोड पे आ गई तो पारागारक में सोने लगी। इसका पापा ऐसा था, वो लुगाइयों को बहुत पटाने वाला था। वो 12 लुगाइयाँ करी उसने। उसकी फोटो ये रखी है। हाँ हमने देखी थी। तो वो मेरे पीछे लग गया हाथ धो के, और बस फिर मैंने सोचा कि इधर उधर घूमने से अच्छा अब ये 2 रोटी देने चाह रहा है, कपड़ा देना चाह रहा है, तो चलो इसी की बन जाओ। बस ये बात से, बाकी मेरा विचार नहीं था उससे रहने का उसके पास। और उसी मैं नशा करती हूँ, तो इस वजह से जो है उसकी हो गई, बच्चे हो गए 3-4। बस इसी घर में हूँ जब से, पहले किराए पे थी यहाँ, अब जब से यहीं रह रही हूँ। करण के पिता की मौत के बाद उसके परिवार में उसकी माँ और 2 बड़े भाई हैं। घर में सभी नशे के आदी हैं। सबसे बड़ा भाई आशीष फिलहाल काम ढूंढ रहा है। मझला भाई आकाश कुछ नहीं करता। करण शादियों में लूटे हुए पैसों से घर खर्च में अपना योगदान देता है। बस अच्छा है वैसे, नशा ना करे ना, बहुत अच्छा है वो। पहले यहाँ पे दुकानें लगती है ना चिकन की, पहले चिकन काटता था, फिर जैसे जैसे बड़ा हुआ फिर इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लगा। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में काफ़ी चीज़ें सीखी, गूगल टीवी वगैरह कैसे डिस्प्ले करनी है, कैसे उनको मतलब एक्टिवेट करना है, क्या क्या प्रोसेस उनमें फीचर्स है, वो सब जानना है। वो सारी चीज़ें, सारी नॉलेज ले ली। उसके बाद फिर वो काम वो भी छूट गया। क्या? क्योंकि पैसे कम थे ना, सैलरी कम थी, ड्यूटी 12 घंटे। 150-200 रुपए देते थे पूरे दिन, रात के 11 बजे छोड़ते थे, 10:30-11 बजे। फिर उसके बाद में मैं लीला होटल के अंदर लगा। लीला होटल में केएसटी का काम करा। केएसटी का काम करने के बाद में फिर मैरिज करी, शादी हो गई। शादी होने के बाद में बर्बादी हो गई। 8वीं क्लास तक पढ़ा वो। उसको बचपन से ही नशे की लत लगा दी लोगों ने। इधर स्कूल है
बाथरूम की साइड में, वो यहाँ बस्ता रखता था। रेल म्यूजियम पे जाने वो एक सलोचन होता, वो कपड़े से सूंघ के उसने जिंदगी बेकार कर ली। नशा करने के बाद में वो किसी को समझता नहीं है, बातें बहुत करता है, और मार बाल की दहाड़ की कोई बात हो गई तो मार भी था। अगर मैं रोज के 600-700 भी कमा रहा हूँ, अपने ऊपर भी नहीं लगाऊंगा ना, मैं सिर्फ 2 वक्त की रोटी भी खा लूँ, तो वही बहुत है। नशा वशा जो करना होता है वो तो यार दोस्त बतेरे हैं, किसी को भी पकड़ ले, क्या फालतू की पैसा खर्च करना। धुंध के ते दिन कड़े ना ते तेरे बिन छोरा हाथ मल रहा था धुंधला था सब तेरे घर। वो नहीं, वो नशा नहीं करता, ना बीड़ी पीता, ना कोई गांजा पीता, ना कुछ नहीं करता। खाने पीने की चीजें खाई आगे संजय कैंप वाले की हरकतें देख के ना खाना तो यहाँ पे ये है ना, अगर तुम कोई चीज लेकर के आ रहे हो ना बांटने के लिए कि सब इंसान मिलके लेंगे, तो वो इंसानों में एकता नहीं है। देखते समय मारा पेटी करने को स्टार्ट हो, छीना जब बाहर के बहुत लोग वो सिंपल आदमी है। आप करते थे, अब आपने छोड़ दिया है? हाँ, अभी तो हालात की वजह से छोटा पड़ा है। ये भी करता है, थोड़ा बहुत लग जाता है, बेड़ी बेड़ी में लग जाता है। जैसे आप देखोगे उन बच्चों के हाथों में कितनी सारी कट लगे उतने, तो वो कट नॉर्मल कट नहीं है, वो कहीं ना कहीं नशे की वजह से ही बहुत सारे हैं। ये तो मतलब थोड़ी उस टाइम है ना, मैं पापा जिस टाइम हुए थे खत्म अभी बीच में, तो पापा की बहुत ज्यादा याद आ रही थी, तो रो रहा था मैं, तो इस वजह से मैंने ये सब कर दिया। बस मेरे ही बच्चे बिगड़ गए, क्योंकि मैं भी करती हूँ नशा। जो नहीं करती हैं उनके भी तो बच्चे करते हैं, हाँ? जो नहीं करते वो भी तो करते हैं। वो बहुत खराब सा था, मतलब सांस सी उठती थी, 4 ही दीवार में कैद रहना बस। एक जने नहीं थे वहाँ पर, एक ही बैरिंग में बहुत सारे बच्चे थे, तो उन्हीं के संग थोड़ा बहुत मन लग जाता था। वहाँ पर गार्ड वाले लोग, गार्ड जो होते हैं वो खोलते नहीं थे गेट, इस वजह से हम लोग एक ही दीवार में बंद रहते थे, खिड़की खुली रहती थी, वहीं से देखते रहते थे नजारा। मतलब मैम है ना, कभी कभार है ना खुलवा देती थी, जिस दिन मैम आती थी ना उस दिन मैम खुलवा देती थी, तो बैरिंग खुलती थी तो सारे बच्चे ग्राउंड में रहते थे, तो वहाँ पर खिलवाते रहते थे। फिर इस क्लास हो जाती थी, वहाँ पर पढ़ते थे ट्यूशन। फिर थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे मेरा मन लगने लग गया, हाँ अब चलो थोड़ा ठीक सा लग रहा है, अब रह लेता हूँ थोड़ा और दिन। फिर तो मैम मम्मी फिर कर ही लेगी कैसे ना कैसे करके। मैं खुद नहीं गई, मैंने कहा अगर मैं जाऊंगी तो बच्चा सहमे रहेगा कि हाँ मेरी माँ तो आएगी, लेकिन वहाँ जाना में माहौल नहीं है। 200 रुपया लगता है जाने का, 200 आने का। हा? अब जिसको बस का नंबर नहीं पता वो अरे गहरे बस में बैठ जाएगी तो वो कहाँ पहुँच जाएगी, इसलिए स्कूटर से आना जाना करते हैं, और उसके लिए भी पैसा होना चाहिए। मैं नहीं गई इससे मिलने ज्यादा, मैंने भाई तूने करा गलती तो भुगत। देखिए, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है और जो पूरा हमारा सिस्टम है जुवेनाइल डिलिक्वेंट से डील करने के लिए, उसको हम कहते हैं चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। इसके लिए जो इंडिया में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसके प्रावधान है, वो उससे डील करते हैं। पहली चीज इसमें फर्क ये होता है कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस होता है, कि जो एक बच्चा है जिसकी उम्र जो है 16 साल से कम है, 16 से 18 अब एक डिफरेंट कैटेगरी माना जाता है, तो 16 साल से जो कम का बच्चा है वहां पर प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है, और बाकी चाहे 18 साल से नीचे जितने भी बच्चे हैं उनके केस में ये सोचा जाता है कि पनिशमेंट ना देके उनको रिफॉर्म किया जाए, उनको सुधरने का मौका दिया जाए। और इसीलिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो बच्चों को प्रोटेक्ट करके चलते हैं। जैसे कि अगर कोई जुवेनाइल डिलिक्वेंट है,
उनके केसेस में उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं किया जाता। ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का प्रावधान है। फिर एक और प्रावधान है कि जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर एक बच्चे को लेकर, उन प्रोसीडिंग्स का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। यानी कि 18 साल का होने के बाद जब बच्चा अपनी एज क्रॉस करता है, एडल्ट बनता है, तो उसका एक क्लीन स्लेट से शुरू होता है उसकी जिंदगी जो है। उसके पास कोई बैगेज नहीं होता कि उसने जो है पास्ट में एज ए जुवेनाइल को ऑफेंस किए थे कि नहीं किए थे। और जहां तक हमारे सिस्टम की बात है, देखिए सिस्टम में रिसोर्सेज की कमी हमेशा रहती है, लेकिन वहां पर रिफॉर्मेशन की बात की गई है, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है। तो एक मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा है ये प्रोग्राम, लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो एक एनकरेजिंग रिजल्ट जरूर है। अगर आप मोर देन 50% इसकी आप मान के चलते हैं कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जो बच्चे इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ होते हैं उनका एजुकेशन जो किया गया है या फिर उनका जो है स्किल डेवलपमेंट कराने की कोशिश की जाती है, उनका रिजल्ट्स अच्छे रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ही अच्छे रहे हैं, लेकिन एनकरेजिंग जरूर है। मोर देन 50% आई वुड से कि उनके रिजल्ट्स आए हैं और उनको रिहेबिलिटेट किया गया है। वहाँ पर कुछ नहीं करते थे, वहाँ पर खाने पीने में ध्यान देते थे सबके कि हाँ ये बच्चा खा रहा है, हाँ ये बच्चा पी रहा है, या फिर तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारे संग वो रहते थे गार्ड वाले कि तुम लोग कभी नशा पत्ता ना करें वहाँ पर, क्योंकि नशा पत्ता कुछ चीज मिलती नहीं थी, क्योंकि वो बाल गृह था। इस वजह से कि तुम अगर नशा पत्ती करते हो, अगर तुम्हें हुड़कन लगती है तो नशा मुक्ति भेज दिया जाता था वहाँ से, मेडिकल रूम से। तो वहाँ से हमें मेडिकल रूम से वो भेज देते थे वहाँ पर नशा मुक्ति। मैं नहीं गया, क्योंकि मैंने तो वहीं पर मतलब मेरे को 1 महीने दवाई मिली तो मैंने कुछ नहीं कर पाया। उस टाइम से अभी तक मैं कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि नहीं हो रहा ना। हाँ अंदर से मन ही नहीं कर रहा कि ये चीज करूं। हाँ वो अब छूट चुकी है, क्योंकि वहाँ पर इंजेक्शन लगते थे, तो दवाइयाँ मिलती थी, तो अलग अलग चीजों की दवाइयाँ मिलती थी कि नशा पत्ती ना करे बच्चे, बाहर जाके भी ना करे। उस दवाइयों से बहुत सारे बच्चे है ना सुधर चुके हैं उन दवाइयों से। तो मतलब जैसे नशा पत्ती करते हैं मतलब बहुत ज्यादा, वो जो सत्या था ना मेरा दोस्त, वो पहले बहुत ज्यादा है ना, ये जो मेरे भाई करता है सुलेशन वगैरह, स्मैक वगैरह, वो सब करता था। जब उसे 3 साल हो गए ना उसे रहते रहते, तब जाके उसने है ना दवाई खाते खाते अब वो बाहर आया 12 तारीख को, इसी 12 को ये जो गई है ना, तो 12 फरवरी को बाहर आया वो। तो मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं, उनका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहता है जुवेनाइल होम्स में जाकर। और जुवेनाइल होम्स को हम ये ना समझे जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है कि बस कोई एक बहुत सख्त किस्म का वार्डन होगा जो कि बड़ा डरा के रखेगा बच्चों को। ऐसा नहीं होता। सख्ती जरूर रखनी पड़ती है बच्चों पे, लेकिन ये जरूर इंश्योर करने की कोशिश की जाती है कि उन बच्चों को अच्छे से रखा जाए, उनको रिफॉर्म करने की कोशिश की जाए। और ये अभी भी वैसे जा रहा है। मैं कह रही हूँ सुधर जा, मत जा, हम भूखे रह लेंगे कोई बात नहीं, पर ऐसी जगह पे ना जाओ तो अच्छा ही है। कोई मान लो बड़ा लड़का, आज तो तुम्हें पैसे दे दिए विदा कर दिया, कल को बड़ा लड़का आ गया, किसी ने छुरी मार दी, या कोई लड़के से वो बुरा कर्म भी करते हैं, तो वो कर दिया तेरे साथ, तो क्या करूँगी मैं तो घर में रहूँगी, तू वहाँ कहीं पड़ा होगा। तो ये नहीं मानता है। एक चीज जिसकी काफी जरूरत है वो है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। ऐसे बच्चों की साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस सामाजिक परिवेश से ये लोग आते हैं उस परिवेश में क्रिमिनल एलिमेंट से जब इनका संपर्क हो जाता है तो इनके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये फिर ठीक नहीं होंगे, हार्डन क्रिमिनल्स बन सकते हैं। तो वो एक जरूरत है कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग पे दिया जाए। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें, मैं फिर बता दूं, मेरे पास आधिकारिक आंकड़े नहीं है, मैंने इंटरनेट पे जो रिसर्च किया है उससे मेरे को ये पता लग रहा है कि 50% से ऊपर जो है सक्सेस रेट होता है अगर आप स्किल सिखाते किसी बच्चे को। हम लोग कोशिश ये कर सकते हैं कि एक तो जब हमें इस तरह के बच्चे मिलते हैं तो उनको हम
मोटिवेट करने की कोशिश करें, रादर देन उनको हम झड़क दें या दुत्कार दें, वो ना करें। उनको मोटिवेट करने की कोशिश करें। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत गरीब लोग थे, लेकिन उन्होंने सोसाइटी में अच्छा परफॉर्म करके, सक्सेसफुल बन के, अच्छा पैसा बना के अपनी जिंदगी अच्छी की। तो एज अ सोसाइटी हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम ऐसे बच्चों को मोटिवेट ज्यादा करें, दुत्कारें नहीं। तो है, ऐसा बहुत कुछ है जो आप कर सकते हैं, हर एक इंडिविजुअल कर सकता है। स्कूल कॉलेजेस थोड़े और एक्टिव होके हर एक जो एनएसएस के बियॉन्ड भी थोड़े और जाकर कंट्रीब्यूट करें, इनको मेन स्ट्रीम में दिखाएं, इनको दिखाएं क्या क्या है। विजिट्स के लिए कितने बच्चों ने ये हमारी ये सारी चीजें देखी होंगी, जैसे संग्रहालय हैं, ये कुछ है, उनके लिए कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो अगर आप उनको दिखाएंगे तो शायद उनका विजन बढ़ेगा। दिमाग तो उतना ही है ना जितना मेरी दुनिया उतनी जितना मैंने देखा है। तो अगर वो ज्यादा देख पाएंगे तो शायद हमारा विजन बढ़ेगा। हर एक के साथ यही होता है। यहाँ पे नशा खरीदने आते हैं स्मैक, यहाँ जगह जगह बिकती है स्मैक। अब तो ये कह रहा है कि मैं पुलिस वाला बन जाऊंगा तो सबको पकड़वाऊंगा। मैं तो यही सोचता हूँ, अगर मैं बड़े होकर अगर पुलिस वाला बन गया तो ये जो कैंप में हमारे ये जो गलत काम हो रहा है, ड्रग्स बिक्री है, यही चीज हम लोग बंद करवा सकते हैं अगर कोई पुलिस वाला ढंग का होए तो। क्योंकि पुलिस वाले कोई कोई होता है ना कि पैसे खा लेते हैं छोड़ देते हैं, इस वजह से ऐसा पुलिस वाला कभी बनना नहीं है। बने हो तो ईमानदारी के संग काम भी करो। ये कहानी इकलौते करण की नहीं है। उसके जैसे कई बच्चे हैं जो अपनी परिस्थितियों और अभावों के चलते गलत राह पकड़ लेते हैं। अब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और सरकार की मदद से करण जल्द ही दोबारा स्कूल जा पाएगा। एक मुहावरा है कि डूबते को तिनके का सहारा। ऐसे ही अगर करण जैसे बच्चों का कोई हाथ थाम ले और अंधेरे से रोशनी तक का सफर तय करने में उनकी मदद कर दे तो उन बच्चों का पूरा जीवन बदल सकता है।